हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला में आज हम पीसीएस का पेपर सॉल्व करेंगे, जो पूर्व में राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता था और जो हमारे लिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ से प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है और रिवीजन किया जाता है, तो ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा वर्ष 2002 के राजनीति विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित थी? जनपद, भुक्ति, नगर। तो उपरोक्त सभी जो हैं प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबद्ध थी। प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था के 7 तत्वों में सम्मिलित थे। तो जो अमात्य है वो 7 तत्वों में सम्मिलित था। राज्य की उत्पत्ति एवं कार्य। राज्य विकास है, निर्माण नहीं। ये कथन किसने है? तो साथियों ये कथन जो है गार्नर का है। गार्नर ने कहा था कि राज्य का विकास हुआ है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति की प्राचीन अवधारणा है? तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जो है वो सबसे प्राचीन अवधारणा है। संगोत्रता समाज को जन्म देती है और कालांतर में समाज राज्य को। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और ये गार्नर माइकाइवर का है और ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। धर्म ने राज्य के विकास में निम्न 2 तत्वों के पोषण द्वारा सहायता प्रदान किया है। तो जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो है धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था और उसने मनुष्य को आदर एवं आज्ञा पालन का पाठ सिखाया था। निम्नलिखित में से राज्य के कार्यों का समाजवादी सिद्धांत कौन सा है? तो मार्क्सवाद जो है राज्य के कार्यों का समाजवादी सिद्धांत है। राजशास्त्र के पिता हैं। तो जो राजनीति विज्ञान है वो इसके जनक कौन है? वो अरस्तु हैं। और अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र अध्ययन किया। इसने दर्शन शास्त्र राजनीति विज्ञान को पृथक किया और राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन किया और वैज्ञानिक पद्धति अपनाने के कारण ही अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को पॉलिटिक्स कहा है और अरस्तु की रचना का भी नाम पॉलिटिक्स है और राजनीति विज्ञान को वो सुपर साइंस की संज्ञा देता है। राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो हीगल ने कहा था कि राज्य जो है पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेकी, शांतिप्रिय और सामाजिक था। ये जो है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किसका है? लाक का है। लाक ने समर्थन किया है। तो लाक ने जो है सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना बताया है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। ग्रीन ने कहा है। किसने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य दान विधि नहीं वरन यह एक मौलिक अधिकार है? तो ये कथन जो है ये आशीर्वादम का है। ऑन लिबर्टी की रचना जे.एस. मिल हैं। जे.एस. मिल की रचना है लिबर्टी। 4 एसेस ऑन लिबर्टी ये जो ईसा बर्लिन की है और इसमें इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन किया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंजल्स दोनों की संयुक्त कृति है। रूसो हाब्स के आधार मान्यताओं तथा लाक के निष्कर्षों को मिलाता है। तो ये सही है कि रूसो जो है हाब्स की आधार मान्यताओं और लाक के निष्कर्षों को मिलाता है। रूसो व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र में विश्वास करता है। नहीं, ये कथन गलत है। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है। यह अभिमत किसका है? तो ये अभिमत महात्मा गांधी का है। प्रजातंत्र मूर्खता का फल है। निम्न में से यह कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन महत्वपूर्ण कथन है ये ए.एम. ओसबॉर्न ने कहा है। संप्रभुता को किसी भी समाज के राजनैतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए
पूर्व शर्त मानने वाला विचारक है। तो ये जो अंग्रेज न्यायविद जॉन ऑस्टिन है, उन्होंने ऐसा माना था। उनका कहना था कि यदि एक निश्चित मानव प्रभु जो अपने सिवा किसी अन्य प्रभु की आज्ञा का पालन करने का आदी नहीं है, बल्कि जो समाज के अधिकांश समूह के स्वाभाविक रूप से आज्ञा पालन प्राप्त करता है, तो वह निश्चित मानव प्रभु उस समाज में प्रभुसत्ताधारी है और वह समाज उस उच्च मानव सहित राजनीतिक व स्वतंत्र समाज होगा। लोक संप्रभुता के सिद्धांत का संबंध है। तो जो लोकप्रिय संप्रभुता लोक संप्रभुता का प्रतिपादन रूसो ने किया था। किसने कहा था? संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए। देखिए साथियों, यहाँ पे ये कथन है क्रैब का, ह्यूगो क्रैब का, और यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि लास्की ने कहा था कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ की बात होगी। तो हटाने की बात दोनों लोगों ने कही, लेकिन लास्की की जो मूल अवधारणा है वो स्थायी लाभ से जुड़ी हुई है, इसलिए ये कथन क्रैब का है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? तो जो संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है ऑस्टिन। किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की अवधारणा से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकर्षित किया? तो लास्की ने कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया। निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निम्न प्रकार परिभाषित किया है? अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यता कोई अपने आप में श्रेष्ठतम नहीं हो सकता है। तो ये जो परिभाषा है ये हेरोल्ड जुलॉस्की की परिभाषा है। स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। ये कथन किसका है? ये कथन भी लास्की का है। 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? तो मैकाइवर जो है नकारात्मक उदारवाद के प्रतिपादक नहीं है। मार्क्स ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल मार्क्स ही ऐसे हैं कि जिनकी कृतियों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। जहाँ पर मार्क्सवाद समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद प्रारंभ होता है। ये कथन सही है। तो ए गलत है और आर सही है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। अधिकारों का स्रोत राज्य है। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। अधिकारों का उद्देश्य समाज कल्याण है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। सांस्कृतिक पश्चाता यानी कल्चरल लैग के विचार का समर्थन किसने किया था? तो ये जो विचार का समर्थन A.L. लावेल ने किया था। एक संगठित समूह जो अपने सदस्यों को सरकारी सत्ता में बिना औपचारिक रूप से लाए हुए सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो दबाव समूह की यह परिभाषा दी गई थी किसके द्वारा? जेगलर के द्वारा। और साथ ही ये प्रश्न थोड़ा डिस्प्यूटेड है क्योंकि यह प्रश्न पुनः यूडीए 2006 में पूछा गया था और आयोग ने उस समय इसका उत्तर वियोकी को दिया था। राजनीतिक दलों को राज सिंहासन के पीछे की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। तो हरमन फाइनर ने जो है राजनीतिक दलों को राज सिंहासन के पीछे की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। राजनीतिक दल की सर्वप्रथम परिभाषा दी गई तो जो है बर्क ने सर्वप्रथम राजनीतिक दल की परिभाषा दी थी। और थॉट्स ऑन द केजेस ऑफ प्रेजेंट डिसकॉन्टिनेंट के अनुसार जो है राजनीतिक दल की परिभाषा बर्क ने इस प्रकार दी थी। एकताबद्ध लोगों का ऐसा निकाय है जो किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन वृत्तिमूलक यानी व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो GD H जो है वो व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं। हाल के वर्षों में अधिकांश संघीय देशों में केंद्र बहुत शक्तिशाली बन गया है। ये कथन सत्य है। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा आदतन सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये परिभाषा डायसी की है।
संघीय व्यवस्था में कौन सी संस्था संविधान का संतुलन चक्र मानी जाती है? तो न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में जो है संतुलन चक्र के रूप में माना जाता है। एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत संविधान द्वारा संप्रभु शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो केंद्रीय सरकार में निहित होती है एकात्मक प्रणाली में। निम्न में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया है? तो केसी वियर ने इन्हें जो है अर्धसंघात्मक कहा है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, 19(1)(a) में निहित है। निम्नलिखित निषेधाधिकार शक्तियों में से कौन भारतीय राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है? विशेषक निषेधाधिकार जो है भारतीय राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं। संपूर्ण निषेधाधिकार, जेब निषेधाधिकार और निलंबक निषेधाधिकार प्राप्त हैं। योग्यता, अनुभव तथा सेवा प्राप्त व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के उदाहरण से प्रभावित थे? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से प्रभावित थे। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कर्मों तथा नीतियों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति। निम्नलिखित किस संविधान में राज्याध्यक्ष के निर्वाचन तथा उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो है ये प्रावधान है। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? यदि ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न होती है तो भारत के मुख्य न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो चंडीगढ़ के जो संघ क्षेत्र के प्रशासक को आयुक्त कहा जाता है। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो साथियों, जिन क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं वहाँ पर राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे होगा के लिए विधि जो बनाने की शक्ति है वो संसद को है और संसद ने इसके लिए विधि का निर्माण किया है। विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की जो व्यवस्था है भारत और यूएसए इन दोनों के संविधान में इसकी व्यवस्था है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, संप्रभु, लेकिन उदारवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सही विकल्प चुनिए। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत है क्योंकि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राज्य है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, आर्टिकल नंबर 118 के तहत जो संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट बैठक होती है, मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल यानी 0 आवर का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों एजेंडा के बीच मध्यांतर जो है 0 आवर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है कि वित्तीय विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है क्योंकि वित्तीय विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं, ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है क्योंकि यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है। राज्यसभा विघटित होने के लिए अनुबंधित नहीं है, ये कथन सत्य है। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता करते हैं। तो जो भारतीय संसद का जो उच्च सदन यानी राज्यसभा उसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से क्या सही है? तो निम्नलिखित में से वह भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होगा, नहीं, ये गलत है। संसद का सदस्य
तो हो सकता है, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। वह राज्यसभा का सदस्य होगा? नहीं। वह किसी राज्य विधान सभा का सदस्य होगा? नहीं। वह संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है 74(1) के अनुसार। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्न में से भारत के संविधान में कौन से प्रावधान राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, संसद का सत्र अवसान करने के लिए प्राधिकृत करता है? तो आर्टिकल नंबर 85 जो है ऐसा प्रावधान करता है। देखिए आर्टिकल नंबर 102 क्या है? यहाँ पे जो है संसद सदस्यता से जो निर्भरता है उसको देखते हैं। आर्टिकल नंबर 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण है। और 95 में जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसी के जो है कर्तव्यों के विषय में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का 79वां यानी कि 79वां जो संवैधानिक संशोधन एक्ट है वो किससे संबंधित है? ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के आरक्षण के बारे में है। जो 79 संशोधन 1999 में पारित किया गया था, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए संसद या विधानमंडलों में आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्रत्याभूत किए गए हैं। ये सही है क्योंकि 19 केवल जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आर्टिकल नंबर 15 के तहत धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद की विरुद्ध सुरक्षा का जो अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? तो 17 और 18 के अंतर्गत सामाजिक समानता, क्योंकि 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्दांश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो शब्द है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समक्ष जो समता शब्द है वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर क्या है? कि मौलिक अधिकारों का न्यायिक प्रवर्तन किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में ऐसा नहीं। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि हम मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ऐसा नहीं है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो जो आर्टिकल नंबर 359 है उसके तहत राष्ट्रपति यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर वो उनको स्थगित कर सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद को जो है ये अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था केटी शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारों के बीच प्रथम विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम उठा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया। तो कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और फंडामेंटल राइट है इनके बीच जो पहला डिस्प्यूट हुआ था वो किस मामले में उठाया गया था? ये कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो ये जो है चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में 1951 में जो है ये प्रश्न जो है उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था। संविधान सभा में किसने राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को भावनाओं के सच्चे कूड़ादान की संज्ञा दी थी? तो ये जो कथन है टी कृष्णमाचारी ने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है भावनाओं के सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी थी। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब देश गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो।
तभी राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। निर्वाचन आयोग कार्य करता है गृह मंत्रालय के अधीन, विधि मंत्रालय के अधीन, प्रधानमंत्री सचिवालय के अधीन। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका निर्वाचन आयोग है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, इसलिए ये तीनों ही विकल्प गलत है और विकल्प डी सही है। और राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद पर रह सकता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो रह सकता है, और जबकि लोक सेवा आयोग का जो सदस्य और अध्यक्ष है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है? उस रिट को मैंडेमेंस या परमादेश कहते हैं, जो कि किसी अधिकारी को उसके दायित्वों को करने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है। ये कथन सही है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में के मामले में ये किया गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो जो न्यायिक सक्रियता है वो जनहित मुकदमों से संबंधित है। भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों को क्षमादान करने का अधिकार निहित है। तो आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमा कर सकता है। निम्न में से कौन कर शुल्क संघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो जो कृषि भूमि पर संपदा शुल्क होता है वो संघ सरकार के इसमें नहीं आता, ये राज्य सूची में आता है। भारत के संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियों की जो व्यवस्था ली गई वो कहाँ से ली गई? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका इसकी जो है संरक्षक है। भारतीय संविधान के अंतर कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? तो ये भी बहुत पूछा गया। 3 प्रकार के आपातकाल जो है भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जो है प्रेम्बल या जो संविधान के आमुख या प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आर्टिकल नंबर 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा माना था। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया? तो जो केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख जो है भाग 11 में उल्लेखित है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। पंचायती राज की अनुशंसा सर्वप्रथम की गई थी। तो हम सभी जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यह त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो स्थापना है 1957 में हुई थी और 1959 में इनकी जो है अनुशंसाओं को लागू किया गया था। और सर्वप्रथम पंचायती राज जो है लागू किया गया था राजस्थान में और तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत की अवधारणा निहित? तो भारतीय संविधान का जो उल्लेख है वो नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है। सही उत्तर चुनिए। ये प्रश्न भी अभी पिछले एक प्रश्न पत्र में और पूछा गया है, रिपीट हो रहा है कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं वे सब पंचायती राज्य के सदस्य हो सकते हैं। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? तो जो पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के पंचों द्वारा होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण
जो है प्रदान किया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को 30% जो है स्थान आरक्षित किए गए थे। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, तो ये जनसंख्या होनी चाहिए आपकी 2000। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। पंचायती राज को सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो साथियों, पंचायती राज को सर्वप्रथम राजस्थान में और तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत में पंचायती राज को कब प्रारंभ किया गया? तो पंचायती राज को 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी की संस्तुति के आधार पर किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव कैसे करते हैं? तो क्षेत्र के सभी मतदाता जो है चुनाव करते हैं। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 द्वारा दिया गया है और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को संकेत करता है जब वे उसी सामाजिक समूह के हों। यह विचार किसका है? तो ये परिभाषा लोकमत के संबंध में और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लियोनार्ड डब्ल्यू डोब की परिभाषा है। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो, इन तीनों से संबंधित थे। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम जो है प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो जो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया था। ये 4 जुलाई को पारित किया गया था और 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित किया गया। 18 जुलाई को ब्रिटिश सम्राट द्वारा हस्ताक्षर हुए थे। तो साथियों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।